आज हम अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देख चुका था कि कैसे हम लोग निषेचन की प्रक्रिया, चरण, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर हम देखे थे कि भ्रूण कोश क्या होता है, भ्रूण कोश के द्वारा बीज का निर्माण किस प्रकार होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार बीजों में निर्माण के पश्चात यदि बीज निर्माण हो जाता है तो उससे हम किस प्रकार के और अच्छे पौधे, अच्छे पुष्प प्राप्त कर सकते हैं, उस विधियों को हम लोग देखेंगे। एक चीज और आता है बहुभ्रूणता। नाम से स्पष्ट है कि बहुभ्रूण यानी एक से अधिक भ्रूण। ठीक है, तो कई प्रकार के पौधों में जब एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है तब इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम बहुभ्रूणता कहते हैं। और अधिकांश रूप से नींबू प्रजाति के पौधों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि और एक कोनिफर्स की जाति है पौधों की जिनके अंदर कई स्त्री धानियां पाई जाती हैं। ये वाला जो भाग रहता है स्त्री धानी वाला, जिसे हम जायांग वाला कहते हैं। ठीक है, स्त्री के साथ जहां पर पाया जाता है तो वही स्त्री धानियां अधिक पाई जाती है, जिसके कारण बहुभ्रूणता होती है। फिर निकोसियाना में बहुभ्रूणता कब पाई जाती है, जब उसमें बाह्य त्वचा में मुकुलन हो जाता है। ठीक है, बाह्य त्वचा में मुकुलन हो जाता है, जिसके बाद हर एक बीजांड निषेचित हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक बीजांड बनने के बाद एक ही भ्रूण बनेगा, लेकिन जब सभी बीजांड निषेचित हो जाते हैं इसलिए बहुभ्रूणता का निर्माण होता है। इसके अलावा धान और गेहूं में भी बहुभ्रूणता देखी गई है। इसमें धान व गेहूं में, लेकिन नींबू प्रजाति के पौधों में विशेष रूप से पाया जाता है। एक बार और सुन लीजिए कि जब किसी पौधे में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है तब इस क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। विशेष रूप से नींबू प्रजाति के पौधों में पाया जाता है तथा कोनिफर्स की जातियों में भी बहुभ्रूणता पाई जाती है, क्योंकि इनमें स्त्री धानियां अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं। तथा निकोसियाना की बाह्य त्वचा में मुकुलन के कारण बहुभ्रूणता होती है तथा धान और गेहूं में भी बहुभ्रूणता देखी गई है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। फिर आता है विपुंसन। ये छोटे क्वेश्चन है, याद रखिएगा विपुंसन क्या है। तो जब हमें उन्नत किस्म के पुष्प को निषेचन करने से पहले, जैसे पुष्प है, अब हमें मान लो अच्छे बीज प्राप्त करने हैं। ठीक है, तब क्या किया जाता है, जब किसी द्विलिंगी पुष्प में परागकण का स्फुटन होता है, जानते हो, तो परागकण के स्फुटन के पहले चिमटी की सहायता से इस उमंग वाले भाग को काट कर अलग कर लिया जाता है। ठीक है, काट कर अलग कर लिया जाता है। उसके बाद ये वाला हो गया खत्म। अब मान लो वापस कहीं इस पराग, कहीं बाहर से आने वाला परागकण इसके अंदर ना आ जाए, इसलिए इसे पेपर से लपेट दिया जाता है। ठीक है, पेपर से लपेटने के बाद वांछित परागकण से परागित करते हैं, यानी कि कोई बाहरी परागकण लाने वाला, जैसे जो माध्यम होते हैं, जल हो गया, कीट हो गया, उनके द्वारा लाया गया परागकण नहीं, जो हम डालना चाहते हैं इसके अंदर, उस परागकण से परागित करने के पश्चात वापस इसे फिर बांध दिया जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। जब द्विलिंगी पुष्प में परागकण के स्फुटन से पहले चिमटी की सहायता से उमंग वाले भाग को काटकर अलग कर लिया जाता है, ये क्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। तथा इसके पश्चात बटर पेपर से लपेट देते हैं और बाद में वांछित परागकण से परागित करने के पश्चात, खुलने के पश्चात फिर इसको वांछित परागकण से परागित करते हैं, उसके बाद फिर इसे बांध देते हैं। इसके पश्चात हमें उन्नत किस्म के बीज व फल प्राप्त होते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। फिर आता है बैगिंग, जिसे बोरा स्त्रावण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरा स्त्रावण। ठीक है, बोरा स्त्रावण कहते हैं। तो जैसा विपुंसन में मैंने बताया कि पेपर से लपेट दिया जाता है, यही क्रिया केवल बोरा स्त्रावण कहलाती है। तो इसमें अगर पूछा जाता है बोरा स्त्रावण क्या है, तब ये लिखेगा कि विपुंसन की क्रिया के पश्चात पुष्प को बटर पेपर से लपेट दिया जाता है। ठीक है, विपुंसन की क्रिया के पश्चात पुष्प को बटर पेपर से लपेट दिया जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है, बैगिंग या बोरा स्त्रावण कहलाती है। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है। ठीक है, इसका इंग्लिश नाम नहीं आएगा। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म संवर्धन इसे कहा जाता है। तो सूक्ष्म संवर्धन क्या है, तो माइक्रो प्रोपेगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पौधे के छोटे से भाग, मान लो इतना बड़ा पौधा है, इसके अंदर भी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, तो किसी छोटे से भाग को अलग कर लिया जाता है। अब मान लो इस छोटी सी कोशिका, मतलब छोटे से पार्ट में मान लो 2-3 कोशिकाएं अभी उपस्थित हैं, तो इसे ऐसे संवर्धन माध्यम में रखा जाता है जहां इसके विकास के लिए सभी आवश्यक तत्व उपस्थित हो। अब इसे आवश्यक तत्व मिल रहे हैं, तब ये कोशिका धीरे धीरे
प्रजनन करके वृद्धि करने लगती है और वृद्धि करने के पश्चात कोशिका गुच्छ का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है? कैलस है। ठीक है, इस कैलस का सिर्फ यहाँ पर नाम आया है, बाद में आप लोग अगले अध्याय में कैलस संवर्धन के बारे में भी पढ़ोगे, तो सिर्फ इतना जान लो अभी कि कोशिका का गुच्छ क्या कहलाता है? कैलस कहलाता है। ठीक है, फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि कैलस धीरे धीरे विकसित होने के पश्चात, मान लो ये और बढ़ रहा है, अब बढ़ने के पश्चात 2 से 3 हफ्तों के बाद ये क्या होता है? पौधे के रूप में विकसित हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, पौधे की कोशिकाएं छोटे छोटे पादपों के रूप में विकसित हो जाते हैं, जिसे भूमि में आरोपित कर दिया जाता है। यही क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोपेगेशन। यानी कि किसी पौधे के छोटे से खंड से बहुत अधिक पौधों का निर्माण कराने क्या है? माइक्रो प्रोपेगेशन है। और उसके बाद इसका उदाहरण किसमें देखा गया है? ऑर्किड और गुलदाउदी और स्पैरेंगस में। ठीक है, इस प्रकार के जो पौधे हैं उनमें माइक्रो प्रोपेगेशन की क्रिया होती है। एक बार और समझ लीजिए, माइक्रो प्रोपेगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पौधे के छोटे से खंड में उपस्थित कोशिकाओं को किस पर रखा जाता है? संवर्धित माध्यम में रखा जाता है, जहां ये बहुत अधिक रूप में वृद्धि करती हैं, जिससे कोशिका गुच्छ का निर्माण होता है। अब कोशिका गुच्छ जो निर्मित है उसे क्या कहा जाता है? कैलस कहा जाता है। और ये कैलस कुछ दिनों बाद छोटे छोटे पादपों के रूप में विकसित हो जाती है, जिसे भूमि में आरोपित कर दिया जाता है। और इसका उदाहरण क्या है? ऑर्किड और स्पैरेंगस। अपने यहाँ मैं कोई चीज़ टच नहीं कर रहा हूँ।